हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप हमेशा की तरह स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और साथ ही साथ ज़बरदस्त भी होंगे। चलिए, आज फिर एक बार मैं अशोक सर आपके समक्ष उपस्थित हूँ लेकर आज का नया पाठ। और आज के इस नए पाठ में मैं आपके समक्ष लेकर आया हूँ एक रचनात्मक लेखन अर्थात राइटिंग स्किल, जो कक्षा 6ठी से लेकर सभी कक्षाओं के लिए उपयोगी है। ना केवल कक्षा 6ठी बल्कि जो भी छात्र हिंदी का अभ्यास करते हैं, पढ़ाई करते हैं, वे सभी छात्रों के लिए आज का पाठ अत्यंत उपयोगी। CBSE बोर्ड में पढ़ने वाले छात्र, ICSE पढ़ने वाले छात्र, कैम्ब्रिज और जितने सारे बोर्ड्स हैं, स्टेट बोर्ड है, सभी बोर्ड्स के सभी छात्रों के लिए अत्यंत उपयोगी पाठ यानी आज का पत्र लेखन। चलिए, पिछली तासिका में हमने पत्र का एक भेद देखा था जिसका नाम था औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र केवल कक्षा 10वीं तक सीमित नहीं था, बल्कि वह भी पाठ सबके लिए था। और मैंने कल ही आपको कहा था कि हम पत्र का दूसरा भाग लेकर भी आपके समक्ष उपस्थित होंगे और बिल्कुल वादे के अनुसार मैं आप सबके समक्ष उपस्थित हूँ। चलिए, बिल्कुल समय नहीं गवाते, लेकिन पाठ की शुरुआत करने से पहले मेरे जो नए छात्र मुझसे अभी अभी जुड़े हैं, जो अभिभावक और जो शिक्षक मित्र मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, उन सबसे निवेदन कि आप YouTube पर ज़रूर सर्च करें हिंदी प्रेमी अशोक और पाएँ आपके सभी साहित्यिक विधा अर्थात गद्य, पद्य, व्याकरण। और अगर आप चाहते हैं कि किसी विशेष पाठ पर आपका वीडियो बनाया जाए, उस टॉपिक का वीडियो बनाया जाए, तो निश्चित रूप से मैं उस पाठ के लिए वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। चलिए, समय नहीं गवाते और पाठ की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले याद रखिएगा, हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था वह था पत्र लेखन। पत्र लेखन की उपयोगिता, क्यों आवश्यक है, इन सभी बातों पर हमने चर्चा की थी। ठीक है, अब पत्र दो प्रकार के हमने देखे। पत्र के मुख्य रूप से हमने दो भेद देखे। एक देखा हमने औपचारिक पत्र और दूसरा होता है अनौपचारिक पत्र। अगर आपकी आज की मॉडर्न भाषा में कहें तो औपचारिक पत्र अर्थात फॉर्मल लेटर्स और अनौपचारिक पत्र अर्थात इनफॉर्मल लेटर्स। राइट, हमने औपचारिक पत्र के बारे में विस्तार से जाना है हमारे पिछली तासिका में, जहाँ पर औपचारिक पत्र क्या होते हैं, किसे लिखे जाते हैं और पत्र का फॉर्मेट अर्थात प्रारूप क्या होता है, वह सब हमने इसमें देखा है। आज हम देखने वाले हैं अनौपचारिक पत्र, है ना। अगर तुलनात्मक अध्ययन करें दोनों का तो अनौपचारिक पत्र कैसे होते हैं, थोड़े आसान समझे जाते हैं, बशर्ते आपको बस ये पता होना चाहिए कि उसका फॉर्मेट क्या है। अगर आपको फॉर्मेट पता है तो निश्चित रूप से यह सबसे आसान पत्र माने जाते हैं। तो चलिए, पहला जो आज हम यहाँ पर पत्र शुरू कर रहे हैं वह है अनौपचारिक पत्र। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे मन में एक प्रश्न उठता है। जैसे औपचारिक पत्र जो थे वो कार्यालयीन पत्र थे, है ना, सरकारी पत्र थे, जिसमें चाहे आपको किसी को कोई प्रार्थना करनी है, कि कोई शिकायत करनी है, कुछ मांगना है, तो इस संबंध में जो जानकारी देनी होती थी वे औपचारिक पत्र होते थे। तो अनौपचारिक पत्र क्या है और किसको लिखे जाते हैं, सबसे पहले ये जानना आवश्यक है। देखिएगा, अनौपचारिक पत्र वे होते हैं जिनसे आपका निजी संबंध होता है। निजी का अर्थ समझते हैं, पर्सनल यानी क्या हो सकता है, वे आपके बहुत करीबी रिश्तेदार हो सकता है आपके भाई बहन, माता पिता, चाचा, आपके दोस्त, है ना, जिनसे आपका पारिवारिक संबंध है या फिर जिनसे आपका निजी संबंध है। समझ में आ रहा है मैंने क्या कहा? जिनसे आपका बहुत करीबी संबंध है, निजी संबंध है, पारिवारिक संबंध है, वे सारे पत्र औपचारिक पत्र के अंतर्गत यहाँ पर आते हैं। अब औपचारिक पत्र के अंतर्गत अगर ये पत्र आते हैं तो औपचारिक पत्र जो है वो किस तरीके से लिखे जाते हैं और वो क्यों लिखे जाते हैं, अगर हमें ये देखना है तो सबसे पहले हमें समझना होगा
कि इस पत्र का फॉर्मेट क्या होता है। आशा करता हूं कि आपको पता चला कि अनौपचारिक पत्र क्या है, किसे लिखे जाते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूं कि अनौपचारिक पत्र लिखते समय हमें कौन से फॉर्मेट का प्रयोग करना चाहिए। इसका वेटेज 5 मार्क का है और 5 मार्क का वेटेज जैसे हमने आपको बताया था, उसमें जो फॉर्मेलिटीज़ होती है ना, जो स्टार्टिंग में और एंडिंग में होती है, ठीक है, इवन जो उसका कंटेंट है, पत्र का मुख्य भाग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके बिना वो अंक विभाजन जो है वो ठीक से नहीं होता। लेकिन मेरा सभी छात्रों से यही अनुरोध होगा कि मान लीजिएगा कि विषय वस्तु अर्थात पत्र का जो मुख्य भाग है उसे वो लिखने में ज़्यादा सक्षम नहीं हो पाए थे कुछ स्टूडेंट, तो वो आधे में छोड़ देते हैं। ठीक है, तो मेरा आपसे यही कहना है कि आप कोशिश करते रहें। आप जितना लिखेंगे उतने अंक आपके बढ़ेंगे। अगर आपने छोड़ दिया तो वहाँ पे एक बड़ा सा गोला आपको मिलेगा, लेकिन कोई प्रश्न कभी नहीं छोड़ना, कोशिश करते रहना। क्योंकि हमारे बहुत अच्छे हिंदी के कवि हैं, वे कहते हैं कि लहरों से डर कर नौका कभी पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसलिए जो भी प्रश्न आपको परेशान करे, आप परेशान ना हों, प्रश्न को परेशान करें और उसका उत्तर लिखने की कोशिश करें। आप प्रश्न को ये दिखा दें कि हाँ मैं लिख सकता हूँ, और आप लिखोगे तो 0 से आगे जाओगे, है ना। 0 से हीरो बनना है तो निश्चित रूप से कोशिश करनी होगी। हीरो यूं ही नहीं बनते, इस बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए पत्र के प्रारूप को देखते हैं। ठीक है, प्रारूप समझते हैं। प्रारूप मीन्स क्या होता है? तो प्रारूप अर्थात पत्र का फॉर्मेट। ठीक है, पत्र का फॉर्मेट। चलिए पत्र के फॉर्मेट को समझते हैं, फिर एक उदाहरण के द्वारा हम उसे क्या करेंगे, उस फॉर्मेट को लिखने की भी कोशिश करेंगे कि ये ऐसे होता है। चलिए सबसे पहले देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया, ये अगर आपका नोटबुक का पेज है ये, तो इस नोटबुक के पेज में हमेशा पत्र लिखते समय पत्र के बाएं कोने से हम हमारे पत्र लेखन की शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ऊपर है ना, पत्र के बाएं कोने में आएगा प्रेषक का पता। ठीक है, पहले क्या आएगा? प्रेषक का पता, जो लिखा जाएगा सबसे पहले पत्र के बाएं कोने में। ये मैंने पिछले वीडियो में भी समझाया था कि प्रेषक कौन होता है और प्रति कौन होता है। कोई बताएगा प्रेषक कौन है और प्रति कौन है? प्रेषक अर्थात पत्र लिखने वाला, पत्र लिखने वाला, और प्रति अर्थात पत्र पाने वाला, है ना। तो आप यहां पर ही वो समझ सकते हैं, प्रेषक यानी सेंडर और प्रति यानी रिसीवर। ठीक है, आपकी बहुत ही सिंपल भाषा में आप इसको सेंडर रिसीवर इस तरीके से समझ सकते हो। ठीक है, चलिए प्रेषक का पता व दिनांक। ठीक है ना, हम दिनांक को अलग कॉलम नहीं बनाएंगे, उसी के अंदर हम दिनांक लिखेंगे। तो आपका ये हो गया पहला स्ट्रक्चर। ठीक है, हमेशा प्रारूप यानी फॉर्मेट लिखते समय आप उसको पार्ट में डिवाइड करते रहिएगा, आपके लिए आसान होगा। ठीक है, अब ये हो गया पहला पार्ट, कौन सा? प्रेषक का पता एवं दिनांक। चलिए अब क्या इसमें विषय लिखा जाता है? ये प्रश्न आपके लिए है। क्या अनौपचारिक पत्र में विषय लिखा जाता है? नहीं लिखा जाता। क्यों? क्योंकि ये अनौपचारिक है, इनफॉर्मल है। ठीक है, इसमें मान लो कि मुझे अपने पापा से परमिशन लेनी है, तो पापा को आप सब्जेक्ट लाइन लिख के नहीं देते कि अनुमति मांगने हेतु पत्र, नहीं बोलते, क्योंकि वे आपके पापा है, आपके बहुत करीबी है ना, आपका रिश्ता है उनके साथ, तो आप डायरेक्टली बात करते हो। ठीक है, तो अनौपचारिक मतलब ही वही होता है जहां पर इनफॉर्मल वे में सारी बातचीत होती है। ठीक है, फॉर्मेलिटी नहीं। तो यहां पर होते हैं संबोधन शब्द डायरेक्टली। ठीक है, अब ये जो संबोधन शब्द होते हैं ना, यहां पर थोड़ा सा आपको याद रखने की जरूरत है कि ये संबंध के अनुसार संबोधन शब्द लिखे जाते हैं। अब पत्र लिखते समय आप देखिएगा, ये संबोधन लिखते समय हमें बस यहां पर आपको याद रखना है, यही पार्ट जो है वो थोड़ा सा आपको सोचना है उसके बारे में। ठीक है, मान लीजिएगा संबोधन लिखते समय, है ना, हम क्या लिखें? तो संबोधन लिखते समय जैसे हमने फॉर्मल में बोला था कि महोदय लिखिएगा, तो यहाँ पर हम महोदय नहीं लिखेंगे, है ना। मान लीजिए महोदय, आप बड़े भैया को पत्र लिख रहे हैं या फिर अपनी बड़ी दीदी को पत्र लिख रहे हैं, तो महोदय कैसे हैं आप,
है ना, तो ये फॉर्मल अच्छा नहीं लगेगा, तो इनफॉर्मल वे में लिखना है। इसलिए अगर आपसे कोई बड़े हैं, देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, अगर आपसे कोई बड़े हैं तो उनके लिए संबोधन शब्द या तो लिखिए पूज्य, या तो लिखिए पूजनीय, या तो लिखिए श्रद्धेय। ठीक है, पूज्य, पूजनीय, श्रद्धेय, या फिर आप लिख सकते हो आदरणीय, आदरणीय। ठीक है ना, तो ये किसके लिए, जो आपसे बड़े हैं उनके लिए। ठीक है, अब उसके बाद मान लीजिएगा कि कोई आपसे आपकी एज का है या फिर आपसे छोटा है, आपके बराबर का या आपसे छोटा, तो आप क्या लिख सकते हो, तो मान लीजिए आपकी बराबर का है या फिर आपसे छोटा है, तो आप उनके लिए क्या लिखोगे, लिखो प्रिय, छोटा है तो लिखो चिरंजीव, है ना, या फिर और क्या लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, प्यारे। ठीक है, ओके, या फिर प्रिय के साथ डायरेक्टली आप प्रिय मित्र इस तरीके से भी लिख सकते हो। ठीक है, ये किसके लिए, आपसे, आपके बराबर और आपसे जो छोटे होते हैं उनके लिए। ठीक है, अब ये हो गया संबोधन शब्द, लेकिन संबोधन शब्द के साथ साथ हमें क्या करना होता है, उनको अभिवादन देना पड़ता है। ठीक है, तो मैं तीसरा कॉलम यहां पर बना रहा हूं, अभिवादन, है ना, ग्रीटिंग्स देने होते हैं, क्योंकि वो आपसे कोई बड़े हैं कोई छोटे हैं, तो हमारी संस्कृति ये कहती है कि हमें हमेशा ग्रीटिंग शब्द का प्रयोग करना चाहिए। मान लीजिएगा कि आपसे कोई बड़े हैं, ठीक है ना, अब मैं यहां पर लिखता हूं बड़े। ठीक है, तो बड़े के लिए क्या लिखते हैं, बड़े के लिए लिखते हैं सादर प्रणाम। ये सब मैं आपको एक पत्र उदाहरण के द्वारा लिखकर बताऊंगा कि क्या। ठीक है, सादर प्रणाम या फिर सादर चरण स्पर्श, सादर चरण स्पर्श, है ना, ये आप यहां पर लिख सकते हो, या फिर नमस्कार। ये किसके लिए, जो आपसे बड़े हैं उनके लिए लिख सकते हो। ठीक है, अब ये जो आपसे छोटे हैं या फिर आपके बराबर जो होते हैं ना, नॉर्मली हम उनके लिए ज़्यादा नहीं लिखते, बट फिर भी आप आपसे जो छोटे होते हैं उनके लिए लिख सकते हो आशीर्वाद, खुश रहो, आशीर्वाद के बाद खुश रहो, और क्या लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं सुखी रहो। ठीक है, ये हो गया आपका अभिवादन। ठीक है, अभिवादन। ठीक है, ये हो गया। अब यहां इसके बाद आता है आपके पत्र का मुख्य भाग, पत्र का मुख्य भाग। अब पत्र का मुख्य भाग अर्थात आप जिस विषय से के कारण, या माफ कीजिएगा, जिस विषय के कारण आप पत्र लिख रहे हो। मान लीजिएगा कि आप हॉस्टल में रहते हैं और आपको अपने पिताजी की परमिशन मांगनी है, या फिर कुछ पैसों की ज़रूरत है, आपकी क्या हो रही है, तो पिकनिक जा रही है कहीं पर, तो आप जब उनको लिखोगे तब जो भी आपका विषय होगा उसके बारे में आपको जो लिखना है, कंटेंट, है ना, वह होगा पत्र का मुख्य भाग। ठीक है, अब जो पत्र का मुख्य भाग या मुख्य विषय है, याद रखिएगा, जितना हो सके उसको आप 2 या फिर 3 अनुच्छेदों में लिखिए, 2 या 3 अनुच्छेदों में, अनुच्छेद यानी पैराग्राफ। ठीक है, ये लिखिएगा। ठीक है, देखिए यहां पर मैंने क्या लिखा है, और लास्ट वाला जो पार्ट होता है वह होता है समाप्ति। क्या होता है, समाप्ति शब्द। अब समाप्ति शब्द भी जो होते हैं वह आप एज ग्रुप के अनुसार लिखते हो। ठीक है ना, मान लीजिए आपने किसी बड़े को लिखा है, तो आप लिखोगे आपका बेटा, आपका पोता, या फिर आपका जो भी रिलेशन होगा आप वहां पर लिख सकते हो। ठीक है, किसके लिए, बड़ों के लिए, आपका क्या बोलते हैं, आपका बेटा, आपका पोता, आपका प्यारा, आपका प्रिय, ये बड़ों के लिए। छोटा अगर कोई है तो तुम्हारा प्रिय मित्र, तुम्हारा हितैषी, या फिर तुम्हारा शुभचिंतक, ये कहा आएगा, ये समाप्ति शब्द में। तो एज ग्रुप को ध्यान में रखना है कि आप किसको पत्र लिख रहे हो। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें बस आपको याद रखनी है कि आप पत्र लिख किसे रहे हो। तो अगर आप बड़ों को लिख रहे हो तो
इन शब्दों का प्रयोग करें। जैसे संबोधन में फिर एक बार मैं शॉर्ट में बताता हूं। देखो, जब पत्र लिखना शुरू करोगे तो पत्र के बाएं कोने में सबसे पहले प्रेषक का पता, नाम लिखने की आवश्यकता नहीं है, प्रेषक यानी पत्र लिखने वाला, उसका पता। फिर नेक्स्ट लाइन पर एक लाइन छोड़कर संबोधन शब्द लिखने हैं। संबोधन शब्द उम्र के अनुसार, आपसे कोई बड़ा है तो पूज्य, पूजनीय, श्रद्धेय, आदरणीय। अगर आपसे कोई छोटा है या फिर आपकी बराबर का एज वाला है, उम्र वाला है, तो प्रिय, चिरंजीव, प्यारे। ठीक है। और उसके बाद क्योंकि हमने उनके लिए यह शब्द का प्रयोग किया तो हमें उनको अभिवादन देना पड़ेगा, ग्रीटिंग्स देने पड़ेंगे। तो आपसे जो बड़े हैं उनके लिए सादर प्रणाम, सादर चरण स्पर्श, नमस्कार। मान लीजिएगा आप चाचा जी को पत्र लिख रहे हो, ठीक है, तो चाचा जी आपसे बड़े हैं तो हम क्या लिखेंगे? पूजनीय चाचा जी, सादर प्रणाम, है ना। इस तरीके से लिखा जाता है। अगर मान लो कि आप अपने मित्र को पत्र लिख रहे हो, ठीक है, तो प्रिय मित्र, आप क्या लिखोगे? मित्र के लिए खुश रहो, ठीक है ना। या फिर छोटा है तो आशीर्वाद। इस तरीके से संबोधन और अभिवादन दोनों साथ साथ आपको वहां पर लिखने हैं, ठीक है। अब जब आप ये लिखते हो ना, याद रखिएगा, पत्र का मुख्य भाग जब आप लिखते हो तो मैंने आपको अभी भी कहा कि इसको 3 अनुच्छेदों में जरूर लिखें, ठीक है। पहला जो अनुच्छेद होगा वहां पर कुशल मंगल पूछिएगा, ठीक है। जो पहला अनुच्छेद होगा वह उसमें कुशल मंगल पूछिएगा कि बहुत दिनों से आपका पत्र नहीं मिला, आशा करता हूं कि सब कुशल मंगल होंगे, वगैरह वगैरह। दूसरा जो अनुच्छेद होगा इसमें 2 या 3 पैराग्राफ, नॉर्मली 3 पैराग्राफ लिखे जाते हैं। दूसरे पैराग्राफ में आप लिखिएगा कि पत्र लिखने का कारण क्या था, क्यों लिखा, तो मुझे हमारी पिकनिक इस तारीख को जा रही है, ये कारण है और इतने दिनों की है, मुझे इतने इतने पैसों की आवश्यकता। ये आपका हो गया मुख्य विषय, ये आप सेकंड पैराग्राफ में मेंशन कीजिएगा। और थर्ड पैराग्राफ में आप क्या करेंगे, तो तीसरे पैराग्राफ में आप जो भी आपके परिवार के लोग हैं उन सब के बारे में पूछेंगे, उनकी कुशल मंगल की कामना करेंगे और अपनी तरफ से भी एश्योरिटी देंगे कि मैं यहाँ पर जो भी मेरा कार्य है वो पूरा कर रहा हूँ ताकि वो भी खुश रहें। तो इस तरीके से पत्र को 3 पैराग्राफ में आपको डिवाइड करना है, ये याद रखिएगा। आशा करता हूँ कि ये सारे शब्द जो है वो आपको समझ में आए होंगे, ठीक है। याद रखिएगा, जब हम एंडिंग करते हैं ना, समाप्ति शब्द, आप जब यहाँ पे आपने लिखा तुम्हारा मित्र, तुम्हारा जो भी आप लिखा, ठीक है, शुभचिंतक, ओके, उसके बाद आपको नाम भी लिखना है, ठीक है। अंत में आप नाम भी लिखोगे, ठीक है, जिसने पत्र लिखा था, क्योंकि हमने ऊपर केवल पता लिखा है, नाम नहीं लिखा, तो आप लास्ट में अपना नाम भी वहां पर लिख सकते हो, ठीक है। तो चलिए अब हम एक उदाहरण के द्वारा इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए, यहां पर सबने इसको अच्छी तरीके से समझा होगा, ऐसा मैं आशा करता हूं, ठीक है। चलिए अब मैं यहां पर एक एग्जाम्पल के द्वारा आपको ये फॉर्मेट कैसे लिखा जाता है वह समझाता हूं। ठीक है। चलिए, तो आप अपने चाचा जी को पत्र लिख रहे हैं, ठीक है। चाचा जी ने क्या किया, तो आपके जन्मदिन के अवसर पर आपको एक उपहार भेजा और वह उपहार आपको बहुत पसंद आया, तो आपको चाचा जी को धन्यवाद देना है, इसलिए आपको पत्र लिखना है। याद रखिएगा, अनौपचारिक पत्र में धन्यवाद पत्र होते हैं, शुभकामना पत्र होते हैं, आमंत्रण पत्र होते हैं, निमंत्रण पत्र होते हैं, ठीक है ना, कुशल मंगल की कामना करने वाले पत्र होते हैं, ठीक है। तो चलिए, मान लीजिएगा कि आप क्या हैं, तो किसी हॉस्टल में रहते हैं और आप चाचा जी को पत्र लिख रहे हैं, ठीक है। तो पत्र के बाएं कोने में हमारा पहला फॉर्मेट का हिस्सा देखिएगा, प्रेषक का पता, ठीक है। तो प्रेषक यानी पत्र लिखने वाला, कहाँ रहते हैं आप, तो आपका पता लिखना है। अब नॉर्मली अगर आप हॉस्टल में रहते हैं तो आप लिखेंगे छात्रावास। ये कहाँ आएगा बेटा, तो ये आएगा पत्र के बाएं कोने में, छात्रावास, ठीक है, छात्रावास, ये पत्र के बाएं कोने में। कहाँ है ये छात्रावास, तो मान लीजिएगा यह छात्रावास है समर नगर। देखिएगा, हम जब किसी एरिया का नाम लिखते हैं ना, तो एरिया का नाम लिखते समय भी समर नगर, गांधी चौक, और यहां पर पूरा पता कहां पर, मान लीजिए ये है मुंबई में,
ठीक है। तो जो मेन सिटी आएगी, मेन सिटी लास्ट में, और उसके पहले वहाँ के एरिया, वहाँ के चौक, वहाँ की सोसाइटी। अगर आप मान लो किसी घर में रहते हो, मतलब अपने घर में रहते हो, तो यहाँ पर छात्रावास लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप हॉस्टल में रहते हो, ये सोचकर हमने यहाँ पर छात्रावास लिखा है, ठीक है। क्योंकि पत्र क्या बताया था कि आप किसी हॉस्टल में रहते हो और अपने चाचा जी ने आपको क्या किया है, एक उपहार भेजा है जो आपको मिला हॉस्टल में, ठीक है। तो आप उनको धन्यवाद कह रहे हो, याद रखिएगा। तो यहाँ पर छात्रावास। अगर मान लो कि आप किसी घर में रहते हो, मतलब अपने घर में रहते हो, किसी क्यों कहेंगे, अपने घर में रहते हो और आप लेटर लिख रहे हो, तो सीधा आप यहाँ पर अपने जो घर का पता है वो लिख सकते हो। जैसे मान लीजिएगा पता है लक्ष्मी संकुल, कोई भी पता, मैं XYZ लिख रहा हूँ, ठीक है, सोसाइटी, ठीक है ना, फ्लैट, या फिर आप इसको मकान नंबर या फिर कमरा नंबर भी बोल सकते हो, मकान नंबर 405 मुंबई। देखिए मैंने 2 फॉर्मेट बताए आपको। अगर आपका कोई पता हो, ठीक है, आपको इस तरीके से लिखना है। पहले सोसाइटी या बिल्डिंग का नाम, अगर घर है आपका खुद का तो घर का नाम, है ना, एरिया का नाम और मेन सिटी का नाम, ठीक है। तो इस तरीके से हॉस्टल में रहते हो तो ऐसे, और अपने घर में या फिर किसी सोसाइटी में रहते हो तो इस तरीके से, ऐसे आप यहाँ पर एड्रेस लिखने वाले हो, ठीक है। फिर मैंने आपको कहा कि इसके बाद दिनांक लिखें, ठीक है, दिनांक। अब दिनांक का फॉर्मेट कैसा होगा मैंने आपको पहले बताया, ठीक है। आज दिनांक क्या है, जैसे मान लीजिए 8 अगस्त 2026, ये आज की दिनांक है। तो आप इसको इस तरीके से लिखिए। तो क्या इसको ऐसे लिखा जाता है, मान लीजिएगा 08/08/2026, क्या ये मान्य है, ये भी मान्य है। तो आप मान्य ज़रूर है, कोशिश करिए कि इस तरीके से लिखें, क्योंकि हम हिंदी के प्रश्न उत्तर लिखते हैं या फिर हिंदी का पेपर देते हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको क्या करना है, कोशिश करनी है कि वो हिंदी ही लिखें, ठीक है। चलिए ये आपका हो गया पहला पॉइंट, ठीक है, ये हो गया आपका पहला पॉइंट। तो इसके बाद एक लाइन छोड़िएगा, मैं इधर एक लाइन खींच रहा हूँ, एक लाइन छोड़िएगा, ठीक है। फिर हमें लिखना है संबोधन शब्द। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा नहीं, संबोधन, है ना। अब चाचा जी को लिख रहे हैं, क्या लिखेंगे बताइए, चाचा जी को लिख रहे हैं, क्या लिखेंगे, प्रिय चाचा जी लिखेंगे, लिख सकते हैं, लेकिन हम आदर सम्मान देते हैं, इसलिए हम लिखेंगे या तो पूजनीय या फिर आदरणीय, है ना, चाचा जी, ठीक है। अब उनके लिए अभिवादन देना है, क्या अभिवादन देंगे, या तो सादर प्रणाम कहो, चरण स्पर्श कहो। मुझे लगता है सादर चरण स्पर्श अच्छा लगेगा, तो मैंने लिखा सादर चरण स्पर्श, ठीक है, क्योंकि हमारे संस्कार है इसलिए हमने ये शब्द यूज किए, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये देखो, ये हो गया संबोधन, ये हो गया अभिवादन। अब हमारा फॉर्मेट क्या कहता है कि हमारा फॉर्मेट कहता है कि अभी आप अपने पत्र का मुख्य भाग लिखो, ठीक है। तो मुख्य विषय वस्तु आपकी होती है स्टार्ट, लेकिन उससे पहले आप फिर एक बार एक लाइन छोड़िएगा इधर, ठीक है, एक लाइन छोड़िए और फिर आप क्या करो, अपना पत्र का मुख्य विषय लिखना शुरू करो। जैसे मैंने आपको पहले कहा कि पहला अनुच्छेद, दूसरा अनुच्छेद और तीसरा अनुच्छेद, आपको 3 अनुच्छेद लिखने हैं, ठीक है। यहां पर आप पहले अपने बारे में लिखोगे, जैसे मैं यहां कुशल मंगल हूं, ठीक है ना। पहले आपने बता दिया मैं ठीक हूं, आप कैसे बताइए, ठीक है। तो मैं यहां कुशल मंगल हूं। तो इस सेंटेंस को जोड़कर आपको क्या करना है, अगले सेंटेंस यहां पर लिखने हैं। यहां पर आपके अपने विचार होते हैं कि मैं यहां कुशल मंगल हूं, मुझे यहां पर पढ़ाई करना अच्छा लग रहा है, मुझे आपकी बहुत याद आती है, वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। दैट मीन्स यहां पर पहले पैराग्राफ में अपने बारे में आप जरूर लिखें और आपको उनकी याद आती है इसके बारे में भी लिखें, क्योंकि वे आपके चाचा जी हैं, ठीक है। पत्र का जो दूसरा हिस्सा है, मैंने आपको पहले ही कहा कि जो विषय है आपको मिला है, प्रश्न मिला है, उसके अनुरूप लिखिए। तो क्या था विषय, उपहार भेजा था, आपको अच्छा लगा था, तो आप यहां पर लिखेंगे दूसरे पैराग्राफ में, मुझे आपके द्वारा दिया गया उपहार बहुत पसंद आया, है ना। अब इसको, इसी सेंटेंस को थोड़ा सा क्या करेंगे, आप आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर मिनिमम 3 से 4 लाइन और ऐड करेंगे, ठीक है। ये हो गया दूसरा पैराग्राफ,
ठीक है। दूसरा, अब यहाँ पर थोड़ी जगह है तो मैं यहाँ पर तीसरा पैराग्राफ लिख रहा हूँ, ठीक है। तीसरे पैराग्राफ में आप क्या लिखेंगे, तो तीसरे पैराग्राफ में आप लिखेंगे, क्योंकि आपने चाचा जी को पत्र लिखा, चाची जी बुरा मान जाएगी ना, तो फिर आप उनके बारे में बोलिएगा, चाची जी को भी मेरा क्या कहिएगा, चरण स्पर्श कहिए, ठीक है। अब घर में कौन कौन है इनके, हो सकता है उनके बेटे हो, बेटी हो, तो सबको आपको क्या करना है, सभी के लिए कुछ ना कुछ लिखना है, ठीक है। अभी मैं यहाँ पर बस आपको ये बोल रहा हूँ कि सभी के लिए आपको कुछ ना कुछ लिखना है, ठीक है। तो 3 पैराग्राफ हो गए। पहले पैराग्राफ में आपने अपने बारे में बताया, दूसरे पैराग्राफ में आपने उपहार आपको कितना अच्छा लगा ये उसके लिए आपने धन्यवाद बोला, और तीसरे पैराग्राफ में उनके घर में जितने लोग हैं उनको, किसी को चरण स्पर्श कहा, किसी को कहा कि उनको आशीर्वाद, किसी को कहा उसको कहना कि मैं ज़रूर आने वाला हूँ उनसे मिलने के लिए, व्हाटएवर जो भी है, तो आप यहाँ पर लिखोगे। और फिर यहाँ पर होता है आपका तीसरा पैराग्राफ समाप्त। अब तीसरा पैराग्राफ समाप्त होने पर एक शब्द ज़रूर लिखना, जब सब कुछ कंप्लीट हो जाए, धन्यवाद, ठीक है। फिर कॉमा, और फिर आता है आपका समाप्ति या समाप्ति वाला शब्द, जहाँ पर आप लिखेंगे, क्योंकि वो आपसे बड़े हैं तो आप क्या क्या लिखेंगे, मैंने बोला था आपको, आपका प्रिय, आपका आज्ञाकारी, आपका, और क्या बोला था मैंने, बताइए, प्यारा, ठीक है। अब वो बहुत बड़े हैं इसलिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ आपका आज्ञाकारी। कौन है आपका आज्ञाकारी, मान लीजिए उसका नाम है राम, ठीक है। पूरा पता लिखने की ज़रूरत है क्या, नहीं है, क्योंकि आपने ऑलरेडी ये पता ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पत्र का ये अंतिम शब्द यहाँ पर माना जाएगा। और अगर आप इस तरीके से पत्र लिखते हो तो निश्चित रूप से आपको बहुत अच्छे अंक उसके मिलेंगे। बस आपको करना क्या है कि आपके खुद के कुछ वाक्य इसमें ज़रूर ऐड करने हैं। जितना आप वाक्य ऐड करोगे उतना आपको अच्छे अंक भी मिलते जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से अनौपचारिक पत्र लिखे जाते हैं। बहुत सारे पत्र हैं, शुभकामना पत्र, निमंत्रण पत्र, है ना, बहुत सारे पत्र हैं जहाँ पर आप खुशहाली पूछते हो, कभी कभी दुख की बात भी बताते हो, तो ऐसे पत्र अनौपचारिक पत्र होते हैं जो आप लिखते हो, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि यह पूरा फॉर्मेट और एक उदाहरण के द्वारा जो मैंने आपको समझाया वह आपको समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, तो निश्चित रूप से आप हमसे बात करें। किसी भी टॉपिक पर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, आप सजेस्ट करें, आपके सभी बातों का सम्मान किया जाएगा, क्योंकि अशोक सर केवल यहाँ पर वीडियो बनाने के लिए नहीं आते, तो आपकी समस्याओं को सुलझाने के लिए भी आते हैं। इसलिए मेरे इस चैनल पर बने रहें, अपने दोस्तों को कहें और जितना हो सके उतना लोगों को बताएं कि हिंदी पढ़नी है तो आइए हमारे इस चैनल पर, जिसका नाम है हिंदी प्रेमी अशोक, ठीक है। तो बहुत जल्द, यानी कल ही, हम रोज़ वीडियोस बनाते हैं। आप रोज़ YouTube चैनल पर आके सर्च करते रहिएगा, आपको ज़रूर नया पाठ वहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो हम फिर मिलते हैं अगले दिन, है ना। लेकिन जाने से पहले अपील फिर से एक बार, ज़रूर देखते रहें और सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे अगले दिन, तब तक के लिए नमस्कार।